ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 30। ओलिवर के नए आगंतुकों ने उसके बारे में क्या सोच। कई बातूनी आश्वासनों के साथ कि वे अपराधी की स्थिति देखकर हैरान होंगे, डॉक्टर ने युवती का हाथ अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ को मिसेज मेली को देते हुए उन्हें बड़ी शालीनता के साथ ऊपर की ओर ले गए। अब डॉक्टर ने धीरे से बेडरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए फुसफुसाया, देखते हैं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसकी हाल ही में दाढ़ी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी यह बहुत भयानक नहीं लगता। ठहरिए, पहले देख लूं कि यह ठीक है या नहीं। उनसे पहले जाकर उसने कमरे में झांका। उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से बिस्तर के पर्दे हटाए। बिस्तर पर, जिसे वे एक जिद्दी काले चेहरे वाले गुंडे के रूप में देखने की उम्मीद कर रहे थे, एक मासूम बच्चा सोया हुआ था, दर्द और थकावट से टूटा हुआ, गहरी नींद में डूबा हुआ। उसकी घायल बाह पट्टी में बंधी हुई थी और वह उसकी छाती पर थी। उसका सिर दूसरी बाह पर टिका था, जो उसके लंबे बालों से आधी ढकी हुई थी, जो तकिए पर बिखरे हुए थे। ईमानदार सज्जन ने कुछ देर तक पर्दा हाथ में थामे चुपचाप उसे देखा। जब वह मरीज को देख रहे थे, तब युवा महिला धीरे से आगे बढ़ी, बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गई और ओलिवर के बाल उसके चेहरे से हटा दिए। जब वह उसके ऊपर झुकी, उसकी आंखों से आंसू ओलिवर के माथे पर गिर गए। लड़का हिला और नींद में मुस्कुराया, जैसे कि ये दया और करुणा के निशान उसके अंदर एक सुखद सपना जगा रहे थे, एक प्यार और स्नेह का, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। जैसे कभी कभी मधुर संगीत की धुन या शांत जगह में पानी की धारा की आवाज या फूल की खुशबू या किसी परिचित शब्द का जिक्र हमें अचानक याद दिलाता है उन दृश्य की जो इस जीवन में कभी थे ही नहीं, जो किसी बीते हुए सुखद समय की संक्षिप्त स्मृति से जागते हैं, लेकिन जिन्हें हमारा दिमाग फिर से कभी नहीं बुला सकता। इसका क्या मतलब हो सकता है? बुजुर्ग महिला ने कहा। यह गरीब बच्चा कभी डाकुओं का शिष्य नहीं हो सकता। पाप सर्जन ने पर्दा वापस रखते हुए कहा, कई मंदिरों में अपना घर बना लेता है, और कौन कह सकता है कि एक सुंदर बाहरी आवरण के अंदर पाप नहीं हो सकता। लेकिन इतनी कम उम्र में, रोज ने कहा। मेरी प्रिय युवा महिला, सर्जन ने उदासी से अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, अपराध मृत्यु की तरह केवल बूढ़े और झुर्रीदारों तक ही सीमित नहीं है। सबसे छोटे और सुंदर लोग अक्सर इसके शिकार होते हैं। लेकिन क्या आप सच में विश्वास कर सकते हैं कि यह नाजुक लड़का समाज के सबसे बुरे अपराधियों का साथी रहा होगा? रोज ने कहा। सर्जन ने सिर हिलाया, यह दर्शाते हुए कि उसे डर है कि ऐसा संभव हो सकता है, और यह कहते हुए कि वे रोगी को परेशान कर सकते हैं, वह उन्हें एक अन्य कमरे में ले गया। लेकिन भले ही वह गलत रहा हो, रोज ने कहा, सोचिए कि वह कितना छोटा है, सोचिए कि उसे कभी माँ का प्यार या घर की सुरक्षा महसूस नहीं हुई होगी। हो सकता है कि बुरी परिस्थितियों और भूख ने उसे ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, जिन्होंने उसे अपराध की ओर धकेला हो। आंटी, प्यारी आंटी, कृपया दया करें और सोचें, इससे पहले कि आप इस बीमार बच्चे को जेल में जाने दें, जो किसी भी हाल में उसके सुधार की सारी संभावनाओं को खत्म कर देगा। ओह, जैसे आप मुझसे प्यार करती हैं और जानती हैं कि मैंने कभी आपके प्यार और स्नेह में माता पिता की कमी महसूस नहीं की, लेकिन मैं भी उतनी ही असहाय और असुरक्षित हो सकती थी, जैसे यह बच्चा है। उस पर दया करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरी प्यारी बच्ची, बुजुर्ग महिला ने रोती हुई लड़की को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि मैं उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाऊंगी? ओह नहीं, रोज ने उत्साह से उत्तर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वृद्ध महिला ने कहा, मेरे दिन अब समाप्ति की ओर हैं, और मुझ पर उतनी ही दया की जाएगी जितनी मैं दूसरों पर दिखाऊंगी।
मैं उसे बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ, सर? मुझे सोचने दें, मैम, डॉक्टर ने कहा। मुझे सोचने दें। मिस्टर लॉसबर्न ने अपने हाथ अपनी जेब में डाले और कमरे में कई बार इधर-उधर चक्कर लगाए। वे अक्सर रुकते, अपने पैरों के पंजों पर संतुलन बनाते और गंभीरता से भौहें चढ़ाते। कई बार अब समझ गया और नहीं, अभी नहीं कहते हुए चलने और सोचने के बाद आखिरकार वे रुक गए और बोले, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे जाइल्स और उस छोटे लड़के ब्रिटल्स को डांटने की पूरी छूट दें तो मैं इसे संभाल लूंगा। जाइल्स एक वफादार आदमी है और पुराना नौकर भी, मुझे पता है, लेकिन आप उसे कई तरह से मना सकते हैं और उसे एक अच्छा निशानेबाज होने के लिए इनाम भी दे सकते हैं। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? जब तक बच्चे को बचाने का कोई और तरीका न हो, मिसेज मेली ने जवाब दिया। कोई और तरीका नहीं है, डॉक्टर ने कहा। इस पर मेरा भरोसा रखिए। तो मेरी आंटी आपको पूरी ताकत देती हैं, रोज ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कृपया उन बेचारे लोगों पर जितनी जरूरी हो उतनी ही सख्ती करें। आपको लगता है, डॉक्टर ने जवाब दिया, कि आज सब लोग सख्त दिल हैं, बस आपके अलावा, मिस रोज। मैं बस उम्मीद करता हूँ, उभरते हुए पुरुष वर्ग के लिए, कि जिस पहले योग्य युवक को आपकी दया की जरूरत पड़े, आप उसे इतनी ही नरमी से मिलें, और काश मैं एक जवान लड़का होता, ताकि मैं इस मौके का फायदा उठा पाता। आप खुद भी उतने ही बच्चे हैं जितने की बेचारा ब्रिटल्स, रोज ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, डॉक्टर ने जोर से हंसते हुए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वापस इस लड़के की बात पर आते हैं। हमारी सहमति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभी बाकी है। मुझे लगता है कि वह 1 घंटे या उससे भी कम में जाग जाएगा, और हालांकि मैंने नीचे उस अक्लमंद सिपाही से कह दिया है कि उसे न हिलाया जाए और न उससे बात की जाए, उसकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी मुझे लगता है कि हम उससे बात कर सकते हैं। अब मैं एक शर्त रखता हूँ कि मैं आपकी मौजूदगी में उसका परीक्षण करूँ, और अगर जो वह कहता है उससे हम यह तय कर सकें कि वह वाकई एक बुरा इंसान है, जो संभव है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, कम से कम मेरी तरफ से, और कोई दखल नहीं होगी। ओह नहीं, आंटी, रोज ने मिन्नत की। ओह हाँ आंटी, डॉक्टर ने कहा। क्या यह सौदा पक्का है? वह पाप में इतना डूबा नहीं हो सकता, रोज ने कहा, यह असंभव है। बहुत अच्छा, डॉक्टर ने जवाब दिया, तो फिर मेरी शर्त मानने का और भी ज्यादा कारण है। आखिरकार समझौता हो गया, और सभी ने बैठकर धैर्य से इंतजार किया कि ओलिवर कब जागेगा। दोनों महिलाओं की सहनशीलता की परीक्षा डॉक्टर लॉसबर्न की अपेक्षा से ज्यादा लंबी खिंच गई, क्योंकि घंटे बीतते गए और ओलिवर गहरी नींद में सोया रहा। सच में शाम हो चुकी थी जब दयालु डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि आखिरकार ओलिवर से बात की जा सकती है। लड़का बहुत बीमार था, उन्होंने कहा, और खून की कमी से कमजोर था, लेकिन उसकी दिमागी हालत इतनी बेचैन थी, कुछ बताने की इच्छा से, कि उन्हें लगा कि उसे मौका देना बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसे अगली सुबह तक शांत रहने के लिए कहा जाए। सम्मेलन लंबा चला। ओलिवर ने उन्हें अपनी सीधी सादी कहानी सुनाई, और उसे कई बार दर्द और कमजोरी के कारण रुकना पड़ा। यह एक गंभीर बात थी, जब अंधेरे कमरे में बीमार बच्चे की कमजोर आवाज सुनाई दी, जो उन दुखों और तकलीफों की लंबी सूची बयान कर रही थी, जो निर्दयी लोगों ने उस पर ढाए थे। ओह! जब हम दूसरों को दबाते हैं और उनका शोषण करते हैं, अगर हम एक पल के लिए भी इंसानी गलतियों के उन काले सबूतों पर विचार करें, जो धीरे धीरे सही पर निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर उठते हैं, ताकि बाद में हमारे सिर पर बदले की बारिश करें, अगर हम सिर्फ एक पल के लिए कल्पना में उन मरे हुए लोगों की गहरी गवाही सुनें, जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती,
और कोई घमंड दरकिनार नहीं कर सकता, तो हर दिन के जीवन में जो अन्याय, पीड़ा, दुख, क्रूरता और गलतियां होती हैं, वे कहाँ रह जाएंगी। उस रात ओलिवर के तकिए को कोमल हाथों ने ठीक किया और सुंदरता और सदाचार ने उसकी नींद की निगरानी की। वह शांत और खुश महसूस कर रहा था और बिना किसी शिकायत के मर सकता था। महत्वपूर्ण बातचीत खत्म होते ही और ओलिवर को फिर से आराम देने के बाद डॉक्टर ने अपनी आंखें पोंछी और अचानक ही उन्हें कमजोर कहकर दोषी ठहराते हुए नीचे जाकर मिस्टर जायल्स से बात करने की ठानी। और जब उन्होंने ड्राइंग रूम में किसी को नहीं पाया तो उनके मन में आया कि शायद रसोई में शुरुआत करना ज्यादा प्रभावी होगा, इसलिए वे रसोई की ओर चल पड़े। वहां उस घरेलू संसद के निचले सदन में महिलाएं, मिस्टर ब्रिटल्स, मिस्टर जाइल्स, टिंकर, जिसे उसके काम के बदले में दिन के बाकी समय के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया था, और सिपाही बैठे थे। सिपाही के पास एक बड़ी छड़ी, बड़ा सिर, बड़े चेहरे के हिस्से और बड़े आधे बूट थे, और वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने अच्छी खासी मात्रा में बियर पी रखी हो, जैसा कि वास्तव में उसने किया भी था। पिछली रात के रोमांचक घटनाक्रम अभी भी चर्चा में थे, क्योंकि मिस्टर जायल्स अपनी होशियारी की तारीफ कर रहे थे। जब डॉक्टर अंदर आए, मिस्टर ब्रिटल्स बियर का मग हाथ में लिए हर बात की पुष्टि कर रहे थे, इससे पहले कि उनके अधिकारी कुछ कहें। बैठे रहिए, डॉक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा। धन्यवाद सर, मिस्टर जायल्स ने कहा। मैम साहब चाहती थीं कि बियर दी जाए सर, और चूंकि मुझे अपने कमरे में जाने का मन नहीं था सर, और मुझे साथ की जरूरत महसूस हो रही थी, तो मैं यहाँ इनके साथ अपना समय बिता रहा हूँ। ब्रिटल्स ने धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू की, जिससे साफ जाहिर हो गया कि वहां मौजूद लोग मिस्टर जायल्स की शिष्टता से काफी प्रभावित हुए थे। मिस्टर जायल्स ने चारों ओर गर्व से देखा, जैसे कहना चाह रहे हों कि जब तक सब ठीक से व्यवहार करेंगे वह उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। रोगी कैसा है आज रात सर, जायल्स ने पूछा। ठीक ठाक, डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझे डर है कि आप मुसीबत में फंस गए हैं मिस्टर जायल्स। मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं कहना चाहते सर, जायल्स ने कांपते हुए कहा कि वह मरने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं किसी लड़के की जान नहीं लूंगा, नहीं, यहाँ तक कि ब्रिटल्स की भी नहीं, नहीं, काउंटी के सारे बर्तन भी मिले तब भी नहीं सर। ये मुद्दा नहीं है, डॉक्टर ने रहस्यमय तरीके से कहा। मिस्टर जायल्स, क्या आप प्रोटेस्टेंट हैं? हाँ सर, मुझे उम्मीद है, मिस्टर जायल्स ने हकलाते हुए कहा, जिनका चेहरा अचानक बहुत पीला हो गया था। और तुम क्या हो लड़के, डॉक्टर ने तेजी से ब्रिटल्स की ओर मुड़ते हुए कहा। भगवान मुझ पर कृपा करें सर, ब्रिटल्स ने बुरी तरह से चौंकते हुए जवाब दिया। मैं भी वही हूँ जो मिस्टर जायल्स हैं सर। तो मुझे यह बताओ, डॉक्टर ने कहा, तुम दोनों, हाँ तुम दोनों, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि ऊपर जो लड़का है वही लड़का है जिसे कल रात उस छोटी खिड़की से अंदर डाला गया था? बोलो हाँ। हम तुम्हारे जवाब के लिए तैयार हैं। डॉक्टर, जिन्हें आम तौर पर सबसे शांत स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था, ने यह सवाल इतने भयानक गुस्से में पूछा कि जायल्स और ब्रिटल्स, जो बियर और उत्तेजना से पहले ही थोड़े भ्रमित थे, एक दूसरे की तरफ देखकर सन्न रह गए। जवाब पर ध्यान दो कांस्टेबल, क्या तुम सुन रहे हो? डॉक्टर ने बड़ी गंभीरता से अपनी उंगली हिलाते हुए कहा और अपनी नाक के पुल पर थपथपाया ताकि कांस्टेबल पूरी समझदारी से काम ले। कुछ न कुछ हो सकता है इससे जल्दी ही। कांस्टेबल जितना समझदार दिख सकता था, दिखाने की कोशिश करते हुए अपनी अधिकारी की छड़ी उठाई, जो चिमनी के कोने में आराम से रखी हुई थी। यह पहचान का सीधा सवाल है, समझ रहे हो? डॉक्टर ने कहा। बिल्कुल सही सर, कांस्टेबल ने जवाब दिया, जोर से खांसते हुए, क्योंकि उसने जल्दी में बियर खत्म कर ली थी और कुछ गलत रास्ते से नीचे चली गई थी।
यहाँ घर में चोरी हुई है, डॉक्टर ने कहा, और दो लोग एक पल के लिए लड़के की झलक पकड़ते हैं, बारूद के धुएं के बीच और हर तरफ के डर और अंधेरे में। अगली सुबह वही लड़का उसी घर में आता है, और क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ है, ये लोग उस पर जोर से हाथ डालते हैं, जिससे उसकी जान को बड़ा खतरा पैदा होता है, और कसम खाते हैं कि वह चोर है। अब सवाल यह है कि क्या इन लोगों के पास इसके सबूत हैं? अगर नहीं, तो वे खुद को किस स्थिति में डाल रहे हैं? कांस्टेबल ने गहरी समझ से सिर हिलाया। उसने कहा कि अगर यह कानून नहीं है, तो वह जानना चाहेगा कि कानून है क्या। मैं फिर से पूछता हूँ, डॉक्टर गर्जे, क्या तुम अपनी पवित्र शपथ पर उस लड़के को पहचान सकते हो? ब्रिटल्स ने संदेह से मिस्टर जाइल्स की तरफ देखा। मिस्टर जाइल्स ने संदेह से ब्रिटल्स की तरफ देखा। कांस्टेबल ने जवाब सुनने के लिए अपना हाथ कान के पीछे रखा। दो महिलाएं और टिंकर आगे झुककर सुनने लगे। डॉक्टर ने चारों ओर चुभती नजर से देखा। तभी गेट पर एक घंटी की आवाज आई और उसी समय पहियों की आवाज भी सुनाई दी। यह रनर लोग हैं, ब्रिटल्स ने कहा, जिससे वह बहुत राहत महसूस करता दिखा। क्या? डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा। बो स्ट्रीट के अधिकारी, सर, ब्रिटल्स ने मोमबत्ती उठाते हुए जवाब दिया। मैं और मिस्टर जाइल्स ने उन्हें आज सुबह बुलाया था। क्या? डॉक्टर चिल्लाए। हाँ, ब्रिटल्स ने जवाब दिया, मैंने कोचमैन से संदेश भिजवाया था, और मुझे हैरानी है कि वे पहले क्यों नहीं पहुंचे, सर। तुमने किया। फिर तुम्हारे धीमे कोच वालों पर भी लानत है, बस यही, डॉक्टर ने कहते हुए वहां से चले गए। लाइक दिस, लाइक लोडिंग,